वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। ठीक है, आज डेट है 13 नवंबर, वेनेसडे है। इस वीक के 2 दिन चले गए हमारे हैं जिसमें हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन नहीं किया। ठीक है, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। लेकिन इसका रीज़न है कि जिस लैपटॉप से मैं ये न्यूज़पेपर रीड करती थी, एक्चुअली वो थोड़ा उसका स्क्रीन में इशू आ गया और उसका चार्जर भी ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मुझे 2 दिन लग गए। ठीक है, तो अब सब ठीक है और जो 2 दिन गए हैं उसके आर्टिकल्स कवर हो जाएगा इस वीक में आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज से, वेनेसडे से जो आर्टिकल्स आज हैं। तो देखिए, सबसे पहला आर्टिकल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस विल फेस ग्रेटर चैलेंजेस हैं। ये सी राजा मोहन के द्वारा बताया हुआ एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है। देखिए, आपको पता होगा कि अभी जो है यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अभी तो फाइनली जो है काउंट फाइनल डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अभी मेजॉरिटी यही है कि फाइनल 90% 95% यही है कि ट्रंप ही आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है बात चल रही है। तो इसमें राइटर बता रहे हैं कि देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था जब हमने ट्रंप के इलेक्शंस के बाद के आर्टिकल्स में डिस्कस किया था कि अगर ट्रंप 2.0 अगर होता है, पॉसिबल है, तो इंडिया या फिर ग्लोबल को क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत ही वाइडली, बहुत ही ब्रीफली और इवन बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव में हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक, है ना। तो इसी में राइटर जो है यहाँ पे मल्टीलेटरलिज्म की बात कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, देखिए, रिसेंटली अभी जो है इस साल बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस है या बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, जैसे बड़े बड़े, जैसे क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है अजरबैजान में हो रहा है, अभी 22 नवंबर तक होगा ये। ठीक है, और इसके अलावा जो एशिया का पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन एपिक है वो होने वाला है पेरू में, G20 समिट है ब्राज़ील में। तो ये सारे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस या समिट्स हैं ये इस साल होने हैं, और इसी साल डोनाल्ड ट्रंप का भी जो है प्रेसिडेंट बनना है। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इससे अब ये थोड़ा चैलेंज बनने लग गया है कि क्योंकि ट्रंप की अगर आप फिलॉसफी देखोगे ना, वो इन जैसे समिट्स को जो है तवज्जो नहीं देते हैं। और ये पता कैसे चलता है, जब उनका टर्म पहला था 2017 से जब 2021 तक उनका पहला टर्म था, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे समिट्स को नेगलेक्ट किया गया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने अपने आप को, यानी यूएसए के जो रिप्रेजेंटेशन है उसे क्विट करा। और इवन बहुत बड़ा कंसर्न हमारा आज ग्लोबल का बना हुआ है वो है क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े इशू को इन्होंने सीधा सीधा नकारा है ट्रंप ने। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे राइटर ये बताना चाह रहे हैं, मल्टीलेटरलिज्म में यूएसए का जो फॉल है वो डाउनफॉल दिखेगा। दैट मीन्स यहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेशन इतना नहीं होगा। तो इंडिया जैसे कंट्रीज़ को अब क्या करना, पहले से ही माइंड को इस सेटअप में बना लेना है कि हमें जो मिनीलेटरल ग्रुप्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे सार्क हैं या एससीओ है या फिर आपका ब्रिक नेशंस है, जो हमारे ही नेबरिंग कंट्रीज़ के आसपास के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें हमें समिट्स को बढ़ा लेना ज़रूरी है। स्पेसिफिकली जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ हैं, जो हमारे साथ ग्लोबली डील करते हैं, हमारे जैसे थॉट फिनोमिना को रखते हैं, उनके साथ ग्लोबल इश्यूज़ को सॉर्ट करना ही एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अपने फर्स्ट टर्म में क्या क्या किया। जैसे कि 17 से अगर 21 के बीच में बात करोगे, जब ट्रंप का फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उन्होंने ना की इंटरनेशनल एग्रीमेंट से यूएसए को हटा लिया, जैसे पेरिस एग्रीमेंट, क्लाइमेट समिट, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, यूनेस्को, WHO, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ठीक है, तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशन से सीधा सीधा यूएसए ने कहा, क्योंकि देखिए क्या होता है, यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, 26 ट्रिलियन की इकोनॉमी की वर्थ है इसके पास। तो ऑब्वियसली बड़े बड़े जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से जब ये ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, तो डेवलप्ड कंट्रीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा था, है ना। तो उसमें से यूएसए सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन ट्रंप कैसे हैं, ट्रंप का मानना ये है कि भैया ये जो मल्टीलेटरलिज्म की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इससे पहले यूएसए की खुद की सोवरेनिटी आती है, यानी ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा वो डी ग्लोबलाइजेशन पे फोकस करते हैं। यानी यूएसए को अपना फिनेंस, अपना बजट पे पहले ज़्यादा फोकस करवाना ही जो है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत बड़ी पॉलिसी हमेशा से देखती आई हुई है। ठीक है, तो वही चीज़ जो है अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ क्रिटिक्स मल्टीलेटरलिज्म के लिए जो बोल रहे हैं वो ये है कि जो एक्चुअली क्या होता है कि इनका जो मल्टीलेटरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, दैट मीन्स जो सपोर्ट नहीं करते हैं ट्रंप की तरह, उनका कहना
कहना है कि अमेरिका का बहुत बड़ा एक टैक्स पेयर जो है ये ग्लोबल की पॉलिसीज़ को, ग्लोबल की मिलिट्री इंटरवेंशंस के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इवन कई बार ऐसा देखा गया है कि यूएसए में जो है यूएसए से ज़्यादा बाहर के लोगों को, उनकी चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, उनमें ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग में यूएस में मैक्सिको और चाइना का रोल बहुत बोला बाला है, ठीक है। इवन माइग्रेंट में या इंडस्ट्रियल वर्क में अगर आप देखोगे तो बाहर से आने वाले लोग ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये जो क्रिटिक्स है मल्टीलेटरलिज्म के, जो सपोर्ट नहीं करते हैं मल्टीलेटरलिज्म को या ग्लोबलाइजेशन को, वो इस चीज़ का सपोर्ट करते हैं, यानी ट्रम्प की सोच को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं जब डिफीट हुए थे ट्रम्प अभी 2020 के इलेक्शंस में, तो वहाँ पे उसके बाद बाइडन आए। बाइडन ने लेकिन इन सब चीज़ों को वापस किया, यानी यूएसए को वापस पेरिस अकॉर्ड में, डब्ल्यूएचओ में, यूनेस्को में, जिसमें यूएसए ने विड्रॉ किया था उन सब में वापस पार्टिसिपेशन किया। क्योंकि देखिए जो बाइडन की जो पार्टी है ना, वो जो है एक नॉर्मल एक जो है मिडवे में चलते हैं। दैट मीन्स यानी ग्लोबल में वो खुद को एक ओवरऑल पावरफुल कंट्री का जो दर्जा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझती है। इससे पहले बाइडन से पहले इस पार्टी से, डेमोक्रेसी पार्टी से, जो इनकी पार्टी, इस पार्टी से जो पहले लीडर्स आए ना, अगर आप उनकी भी हिस्ट्री देखोगे, जैसे बराक ओबामा है या और भी जो भी प्रेसिडेंट्स रहे हैं डेमोक्रेसी पार्टी से, वो उनका हमेशा से रोल रहा है कि यूएसए जो है ग्लोबल का एक सुप्रीम पावर लीडर है। और एक जब लीडर होता है ना, उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी होती है अपने ग्लोबल के टूवर्ड्स, ठीक है। लेकिन बाइडन का जो ट्रम्प है उनका थोड़ा सा ये ऑपोजिट रहता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। और यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं राइटर कि ट्रम्प जो है अपने सेकंड टर्म पे भी एक्सपेक्ट है कि ये ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी जो है, यानी जो आपके मल्टीलेटरलिज्म है, इसमें वापस से चैलेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। और वापस से शायद ट्रम्प अपने आप को पेरिस समिट से या किसी भी जैसे एनर्जी डेवलपमेंट में, हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स में जो कंस्ट्रेंट्स लगा रखे हैं कि हमें इनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना, उन जैसे चीज़ों में वो वापस अपने आप को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ट्रम्प ने सीधा सीधा अपने कैंपेन में ये बोला था कि अब यूएसए ना कनाडा के वजह से, क्योंकि देखिए कनाडा का बहुत बड़ा इनकम का जो सोर्स है ना, वो है ऑयल से, ठीक है। तो यूएसए में अभी ट्रम्प ने अपने कैंपेन में कनाडा को टक्कर देते हुए ये बोला कि अब जो है ना यूएसए यानी जो ऑयल है, गैस है, नेचुरल गैस, इनमें इन्वेस्ट करेगा। इसमें ये अपने जो भी रीजन्स है उनमें एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और खुद से ये अब जो है मार्केट में सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से अच्छा भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वहीं जब क्लाइमेट समिट की बात आती है, जब ग्लोबल एफर्ट्स की बात आती है, ठीक है, तो ट्रम्प काफ़ी सीधा सीधा जो है पीछे अपने आप को खींच लेते हैं। और इवन जो इस बार का क्लाइमेट समिट है, जिसमें बहुत बड़े की लीडर्स हैं, जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है यूएस बाइडन है, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है, ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट लूला सिल्वा है, इन्होंने सबने ये समिट जो है स्किप किया है, ठीक है। इसके अलावा जो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो सिनो और यूएसए यानी चाइना और यूएसए का जब कॉपरेशन था तब बनाया गया था, लेकिन अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा टसल में आ गया है, ठीक है। क्योंकि जब से ट्रम्प आए थे ना, चाइना की ग्रोथ उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। देखिए सीधी बात है, क्योंकि चाइना का जो आपको पता है इंडस्ट्री, उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, और यूएसए तक को जो है घुटने टेकने पड़ गए चाइना के सामने। और इसका एग्जाम्पल है 2018 का जो ट्रेड वॉर चल रहा था, ठीक है। 18 से 20 तक जो है नियरली 2 साल से ज़्यादा ट्रेड वॉर यूएसए और चाइना के बीच में चला। इस वॉर में क्या हुआ ना, देखिए ट्रेड वॉर में क्या होता, ऑल्दो ये कोल्ड वॉर था, लेकिन इसमें क्या है, यूएसए ने बहुत सारे आइटम्स जो चाइना के द्वारा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है, यूएसए को एक्सपोर्ट किया जाता है, उस पे टैरिफ्स बढ़ा दिए थे, ठीक है, ताकि जो चाइना की कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट को चीप दाम में यूएसए में ना बेच सके, ठीक है। लेकिन चाइना का जो इकोनॉमी है ना, जो इन मैन्युफैक्चरिंग है, वो बहुत गजब है, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ठीक है। लेकिन वो उससे भी निकल आया। इसके अलावा जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, जिस चीज़ को ओबामा ने 2008 के आसपास जो है पहले भी इसको सपोर्ट किया था। इसके अलावा बाइडन के टाइम पे जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि पैसिफिक नेशंस के आसपास, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, ठीक है, पेनिनसुला इसके आसपास जो भी नेशंस हैं, साउथ चाइना के आसपास जो नेशंस हैं, ताइवान है, उन सबको एक साथ गैदर करना, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं देखिए बाइडन का भी मेन था कि चाइना को काउंटर करना, ठीक है। तो वहाँ पे उस चीज़ के लिए उन्होंने क्या किया, आस पड़ोस के नेशंस का एक ग्रुप बनाया। लेकिन ट्रम्प का ऐसा रोल नहीं दिखता, ऑल्दो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में ट्रम्प थोड़ा बहुत इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर को फिर भी जो है सपोर्ट करें, लेकिन ये क्लियर नहीं है, ठीक है। क्योंकि सीधा सीधा इन्होंने कैंपेन में, इस बार 2024 के कैंपेन में यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या अनाउंस किया कि अगर मैं
मैं रूलिंग में आया तो मैं अपने लोगों के या तो टैक्स रेट को बहुत कम कर दूंगा या बिल्कुल ज़ीरो के आसपास कर दूंगा, और ये टैक्स से जो मिलने वाले पैसे हैं मैं लूँगा उसको जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हमें एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे टैरिफ के फॉर्म में लूँगा। अब बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ में आ जाते हैं आपके चाइना, आपका इंडिया, जो यूएसए को बहुत बड़े लेवल पे जो है एक्सपोर्ट करते हैं अपने सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह, और सीधा सीधा इन्होंने बोला है चाइना जैसे कंट्रीज़ में 60% टैरिफ लगाऊंगा। ठीक है, तो ये ट्रंप का जो है अपने कैंपेन के टाइम पे बोलना एक बहुत बड़ा चैलेंज को दिखाता है। ये सीधा सीधा एक मैसेज है कि ट्रंप जो है वापस से आके डी ग्लोबलाइजेशन वोट रहने वाले हैं। ठीक है, ऑल्दो इसके अलावा यहाँ पे लैटिन अमेरिका जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है, यहाँ पे इन्होंने अभी पेरू, ब्राज़ील में भी जो है एशिया पैसिफिक पे जो यहाँ पे मीटिंग्स हैं G20 के समिट से, उम्मीद है कि यहाँ पे भी ये पार्टिसिपेट लेंगे। ठीक है, ऑल्दो G20 स्पेसिफिकली अगर आप बात करोगे, G20 इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो अभी रिसेंटली 2023 में भी जो है इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, 2008 में बना था। ये बना ही इसलिए था ताकि जितने भी ओवरऑल जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक डिविडेंड्स हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करते हैं, उस चीज़ को एड्रेस कर सके। ऑल्दो यहाँ पे जो है यूएस के साथ कुछ और चीज़ों में भी क्लैश है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट है, माइग्रेशन पॉलिसीज़ है। ठीक है, ट्रंप यहाँ पे अपने फर्स्ट टाइम पे इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन वहीं जो है जब बाइडेन का टर्न था लास्ट ईयर 4 साल पहले, तो यहाँ पे मल्टीलेटरलिज्म, अचीविंग अ लैंडमार्क ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स एग्रीमेंट्स, इन जैसे बहुत सारी चीज़ों को सपोर्ट दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया ने जब अपना टर्न था तो ग्लोबली जो है G20 को काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया, जिसमें हमने अफ्रीका को भी जो है इसमें मेंबर कंट्री का दर्जा दिलवाया। सोचिए, है ना। और इंडिया ने ये मैसेज दिया कि हमें जो है अब ग्लोबली इशूज़ को ग्लोबली एड्रेस करना होगा, इसके सॉल्यूशंस भी ग्लोबली लेने हैं। तो ग्लोबल के सारे नेशंस को आपस में मिल के जो है काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ जो है हमारे ट्रंप जी के टेन्योर में दिखना मुश्किल है। अब मल्टीलेटरिज्म की बात करें तो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशन सारी चीज़ें हैं जो 21 सेंचुरीज़ में अब कुछ ना कुछ इशूज़ फेस कर रहे हैं, और ये ग्लोबल है, तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स के ग्लोबल सोल्यूशन निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या है, कॉमन है आपके, और जब तक आप इन सारे प्रॉब्लम्स के बायलैटरली निकालते रहोगे ना तो इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन बायलैटरल के साथ आपको जो है ग्लोबल मिलके लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो भी चैलेंजेस है आने वाले कुछ साल में इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इंडिया के लिए भी यहाँ पे ये बता रहे हैं राइटर कि अपने जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं उनको सही करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप कह नहीं सकते ट्रंप को तो कि भैया आप जो है किसी भी चीज़ से विड्रॉ मत करो, आप सब में जो है अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दो। इवन पता है ट्रंप इतने अपने आप को ज़्यादा सोचिए यूएसए प्रो रखते हैं कि जो नाटो कंट्री है, नाटो का मेन मोटिव क्या था कि यूरोप के कंट्रीज़ में कुछ नेशंस हैं, यूएसए के नेशंस हैं, ये सब आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप में अगर किसी पे भी अटैक होता है तो सारे के सारे एक साथ अटैक करेंगे। तो उसके लिए इनकी आर्मी, इनका खुद का पूरा एयरबेस होता है ना। लेकिन उसमें भी ट्रंप जो है अपने आप को पीछे बैक ऑफ करते हैं। क्यों? उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ यूएसए पैसा खर्च करता है, यूरोपियन कंट्री से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने ही आसपास के जो ग्रुप्स हैं, जो नेशंस हैं, जो समिट्स हैं, उसमें भी वो अपने आप को बैकअप करके रखते हैं। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे आप इस चीज़ पे बैठे रहने से अच्छा है इंडिया को अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज, छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन, जो समिट्स हैं, उस पर डिपेंड होते हुए, उस पर जो है अपने आप को आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल इशूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब जैसे कि क्वाड्रिलेटरल फॉरम्स है, मिनिस्ट्रियल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से बहुत सारे इशूज़ हैं जो इंडिया को जो है आने वाले टाइम पर जो है यहाँ पे सोल्यूशन करना होगा। ठीक है, इवन ग्लोबल को भी करना है, लेकिन जो है आप अब हाथ धरे बैठ तो नहीं सकते ना कि आप ट्रंप जो है अब ना करे। तो आने वाले 4 साल में सोचिए कितने सारे इश्यूज आने वाले होंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आर्टिकल था ग्लोबल मल्टीलेटरलिज्म का, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था इसमें। तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। देखिए यहाँ पे ओवरऑल आर्टिकल में ना वुमेन पार्टिसिपेशंस के बारे में बताया गया है। इसमें राइटर का कहना है कि अगर आप बात करोगे वुमेन के स्ट्रगल्स के बारे में, तो वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है ना काम में, वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्टेगनेंट है, बना हुआ है, यानी ना तो घट रहा है ना बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें राइटर ने कुछ सर्वे यूज़ किया है, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करवाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ मारलैंड एंड द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा। इसमें 2004 से 2024 तक का जो है पूरा डेटा यूज़ किया गया है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग नियरली इंडिया में जो है 42,000 हाउस होल्ड्स डॉक्यूमेंट्स जो है वुमेंस के, हाईली जो एस्पिरेशनल वुमेंस हैं, जो स्पेसिफिकली जो है अपने घर में रहते हुए या फिर अपने पहले के जनरेशन से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस करना चाह रही है, उनके सारे सर्वे हैं इसमें। ठीक है, इन्होंने बोला है कि जो सेकेंड जनरेशन रही है ना इंडियन हाउस होल्ड्स में, इन्होंने बोला है कि अगर आप स्पेसिफिकली 2011 से 12 के बीच में देखोगे और आज देखोगे
24-22 के बीच में, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 18,000 मैरिड और अनमैरिड वुमेन हैं जो मेनली 20 से 29 साल में हैं, ठीक है। लेकिन ये रेशो पहले बहुत कम होता था। अब जैसे इन्होंने बोला है कि अब राइटर ये बता रहे हैं कि इस सर्वे से अब इंडियन पेरेंट्स ना अपना जो ब्रिंगिंग है अपने बच्चों के लिए, ठीक है, उसमें मेल और फीमेल दोनों को ही जो है इंपॉर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं। जैसे जितना बेटे को दिया जा रहा था उतना ही सन डॉटर को भी जो है दिया जा रहा है। स्पेसिफिकली जो एजुकेशन है, यानी जो जेंडर गैप था कि नहीं लड़कियों को नहीं पढ़ाना, लड़कियों तो पढ़ाई घर की है, ठीक है, नहीं तो 10th और 12th ही करा लेना है, तो उस वाली सोच जो है वो रिड्यूस हो रही है। देखिए आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये सोचें कि मैम आज तो टाइम बहुत बदल गया है इंडिया में, ऐसा नहीं है, अब तो सब पढ़ते हैं, सब डिग्री लेते हैं, सब पीजी करते हैं, सब जॉब करते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं, आप स्पेसिफिकली जो अर्बन एरिया में रह रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ 33% है पूरे इंडिया की पॉपुलेशन का, 140 पॉपुलेशन का, ठीक है। नियरली आप 35 to 37 भी लगा लीजिए। बाकी रेस्ट ऑफ द 60 to 65% पॉपुलेशन है ना, आज भी रूरल एरिया में रह रही है। और आपकी रूरल इंडिया जो है ना, वो रियलिटी है आपके इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, ना कि अर्बन, ठीक है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ आज भी बहुत सारी ह्यूज नंबर ऑफ गर्ल्स ऐसी हैं जो 10th क्या 10th भी क्रॉस नहीं कर पाती हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ डेटा जो है अब राइटर बता रही है कि वो रिड्यूस हो गया है पहले से। जैसे कि इन्होंने बताया कि अगर आप 11-12 में देखोगे तो पहले जो है 27% वुमेन ऐसी होती थी जो सिर्फ और सिर्फ जो है 12th करती थी, लेकिन और 12% ऐसी वुमेन होती थी जो कॉलेज करती थी। लेकिन वो रेशो अब 2022-24 तक आते आते यानी 10 साल में 50% ऐसी वुमेन हैं जो 12th पास कर लेती है, 26% वुमेन ऐसी हैं जो कॉलेज पास कर लेती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब जो है धीरे धीरे यानी इन एजुकेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है, वुमेन्स की जो एज है शादी की वो और डिले होती जा रही है। क्योंकि देखिए वुमेन की शादी की एज जितनी डिले होगी, क्योंकि पहले की सोसाइटी में क्या था, 18 या 18 से कम एज के लड़कियों को शादी करना ज़्यादा था। तो इससे क्या होता है कि वुमेन्स फिर उसके बाद क्या है, वो घर हाउस होल्ड्स में इंडल्ज हो जाती है, तो फिर वो इकोनॉमी में अपने आप को जो है पार्टिसिपेट नहीं करवा पाती। लेकिन जैसे जैसे ये एज 18 से फिर 21 से जब 25 तक वो अनमैरिड रहती है, तो क्या होता है चांसेस बढ़ जाते हैं उसके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशंस में अपना जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ाने का, ठीक है। इसके अलावा 2011 से 12 अगर आप देखोगे तो 76% वुमेन ऐसी थी जो अपने 20s में ही शादी हो जाती थी, उनकी 20 साल के अंडर में ही, ठीक है। लेकिन वही 22-24 में अगर आप देखोगे तो 66% है। दैट मीन्स 10% का कहीं ना कहीं सीधा का सीधा रिड्यूस हुआ है। ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। और अगर आप बात करोगे अब जैसे वुमेन्स में पहले ऐसा होता था कि जो है कि लड़कियों के मामले में घर वालों का थोड़ा ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन या ज़्यादा कंट्रोल रहता था। जैसे शादी से पहले फादर का या ब्रदर का, शादी के बाद हस्बैंड का, ठीक है, इन लॉज का। तो यहाँ पे ये चीज़ें वो थोड़ी रिड्यूस होती हुई दिख रही। जैसे कि अगर उनकी शादी की भी बात करें तो 42% ऐसी थी वुमेन्स जहाँ पे शादी से पहले उनसे पूछा जाता था कि अगर आपको पसंद है या नहीं है। लेकिन वो चीज़ 2022 में 52% हो गई है। दैट मीन्स प्री मैरिटियल में उनका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। इवन बहुत सारे प्री मैरिटियल जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी बड़े हैं, ठीक है। 2011 में सिर्फ और सिर्फ 30% वुमेन ऐसी होती थी शादी से पहले जो अपने हस्बैंड से मिल पाती थी शादी से पहले, ठीक है। लेकिन अब जो है वो चीज़ बढ़ गया, 42% वुमेन सीधा मिल पाती हैं, 54% वुमेन ऐसी हैं जो अब कांटेक्ट कर पाती हैं, जो चीज़ पहले सिर्फ और सिर्फ 27% ही थी। और अब तो व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह बहुत सोर्सेज आ गए, तो 54% वुमेन ऐसी हैं जो बहुत ही फेमिलियर हो पाती हैं अपने पार्टनर से शादी से पहले, ठीक है। इसके अलावा जो मेनी ऑफ दीज चेंजेस रिफ्लेक्ट लाइक हाउ वुमेन व्यू देयर लिव्स एंड फैमिलीज जो है, अब पहले वो सिर्फ सोचने का, उनको करने का यानी डिसीजंस मेकिंग जो है वो सिर्फ 23% थी, वो चीज़ अब और जो है बढ़ गई है, रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है। या फिर ये कह सकते हो कि जैसे पहले ही होता था कि सिर्फ लड़का चाहिए या लड़की नहीं चाहिए, तो वो वाला जो थॉट प्रोसेस है वो 23 से अब 12% हो गया है, ठीक है। तो एक पॉजिटिविटी ग्रोथ दिख रही है। लेकिन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि यंग वुमेन ऑल्सो बिगिन टू एक्सपैंड देयर कनेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड देम। द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन हु फेल्ट अनकंफर्टेबल ट्रैवलिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस अलोन बाय बस और समथिंग ट्रेन, ठीक है, वो चीज़ भी ग्रो हुई है। जो अकेले ट्रैवल कर पाती है 42 से 51% हो गई है। मेंबरशिप सेल्फ हेल्प ग्रुप में अपने आप को इंगेज करना 10 से 18% हो पाया, जो नियरली 20 साल की वुमेन है। इवन पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखोगे तो जहां 2012 में 6% था, वो अब 2022 में 8% है। ऑल्दो बहुत कम है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, लेकिन बड़ा है, पहले से बड़ा है, ठीक है।
तो दीज आर नॉट रेवोल्यूशनरी चेंजेस, वुमेन कंटिन्यू टू नेगोशिएट देयर लाइव्स विद द वेरियस कंस्ट्रेंट। ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया है पिछले 10 साल में, वुमेन्स का सब में 50-60% पार्टिसिपेशन हुआ है, ऐसा बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज तो नहीं आया, लेकिन हाँ धीरे धीरे आया, और ये करते रहना होगा, वुमेन्स को करते रहना होगा, तब जाके उनका धीरे धीरे जो है हर चीज़ में पार्टिसिपेशन यहाँ हो पाएगा, बढ़ पाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे जो ये IDHD जो सर्वे है वो ये बताना चाह रही है कि 2012 में जहां 18 साल से कम की या 18 साल तक की वुमेन जो काम करती थी वो काफ़ी रेशो कम था, या 20 से 29 साल की वुमेन जो रेशो काम करती थी वो 18% था, लेकिन अब वर्क फोर्स जो 20 से 29 के बीच में काम करने का जो रेशो वो सिर्फ 14% है। दैट मीन्स यहाँ एक रेशो देखिए, अभी हमने देखा एजुकेशन बढ़ रहा है लोगों को, ठीक है, फीमेल का जो जेंडर गैप था वो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हम नौकरी की बात करें तो 14% ही है जो पहले 18% था। तो यहाँ पे राइटर एक चीज़ बता रहे हैं कि शायद 18 से 14% यानी वुमेन का वेज रेट, यानी वुमेन का काम में जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग है उसमें कम होने का एक रीज़न जो है, ठीक है, वो कम इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उन्हें जो है यहाँ पे कॉलेजेस के इनरोलमेंट में ज़्यादा जो है अब टाइम या मौका जो है मिलने लगा है, तो शायद वो लेबर या जो भी काम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसमें नहीं जा पा रही हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ जो ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक हैं वो उनका कहना ये है कि यहाँ पे एक्चुअली अभी भी जो है सोसाइटी के रेस्ट्रिक्ट्स नॉर्म्स हैं। अब कैसे नॉर्म्स हैं, जैसे काफ़ी सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं वुमेन्स को मैरिड के बाद भी जॉब के लिए अलाउ करेंगी, लेकिन वो तब करेंगी जब उन्हें वो सूटेबल जॉब में ले लेंगी, ठीक है। तो ये परसेंट पहले जहाँ 73% था वो 2022 में 80% हो गया। दैट मीन्स फैमिली अभी भी जो है एक फ्री एनवायरनमेंट या एक सेफ एनवायरनमेंट या फिर एक सूटेबल एनवायरनमेंट देख रही है वुमेन्स के लिए, तब जाके वो उनके वर्क पार्टिसिपेशन पे जो है उन्हें भेजने के लिए अलाउ करेंगी। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा मनरेगा को स्टार्ट किया गया था जिसमें वुमेन्स के पार्टिसिपेशन कंपलसरी था, और आज अगर आप देखोगे तो मनरेगा में मेन से ज़्यादा वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो ये चीज़ें जो है नॉन फार्म का एक काम है, तो यहाँ पे इन जैसे चीज़ों को और बढ़ाना है, ठीक है। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 सेक्टर है, जैसे कि पर्सनल एफिशिएंसी, पावर इन इंट्रा हाउस होल्ड नेगोशिएशन, यानी घर में जो वार्तालाप हो रहे हैं, जो भी डिसीजंस मेकिंग हो रही है, क्या उसमें वुमेन्स के पार्टिसिपेशंस हैं। इसके अलावा सोशल एंगेजमेंट हो गया, या फिर एक्सेस टू इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर इन पार्टिसिपेशंस में, इन सेक्टर्स में देखोगे तो बाकी 3 में तो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बड़ा है, जैसे पर्सनल एफिशिएंसी है, पावर इन इंट्रा हाउस होल्ड नेगोशिएशंस है, सोसाइटियल एंगेजमेंट है, इसमें बड़ा है। लेकिन जो लास्ट वाला है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में, फोर्थ डोमेन जो है, इसमें कहीं ना कहीं अभी भी जो है वुमेन लेक है। तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ बताई जा रही है कि हमें और इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। इसलिए तो जो भी सॉल्यूशन आपको चाहिए होगा, इन्वायरमेंट बनाना होगा, बूस्ट करना होगा, ठीक है, उस जैसे उनके सूटेबल वर्क जनरेशन करने होंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है जो राइटर यहाँ पे बताना चाह रही हैं, ठीक है। तो ये है एक। इसके अलावा लास्ट देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ, अभी झारखंड और महाराष्ट्र का जो है इलेक्शन अनाउंस हो गया है, ठीक है। 22 से तो महाराष्ट्र का है आई थिंक, और अभी झारखंड का 13 से 22 तक चल रहा है, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन बहुत बार हमने डिस्कस किया, तो आप एक बार डिस्कस कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिएगा लक्ष्मीकांत से। इसके अलावा यहाँ पे COP29 के बारे में अजरबैजान में आपको पता है कि मीटिंग चल रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक बताया तो देख लेते हैं। 2024 का जो है बाकू में हो रहा है, अजरबैजान है, ठीक है। यहाँ पे 200 से ज़्यादा कंट्रीज़, पब्लिक जो बिजनेस लीडर्स हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, इंडिजीनियस पीपल्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन सब ने यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। 22 तारीख तक चलेगा। इसका गोल है कि ब्रिंगिंग टुगेदर कंट्रीज टू डेवलप अ शार्प प्लान फॉर द कर्ब ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे ये भी फोकस किया जा रहा है कि इस बार जो है ये डेवलपिंग नेशंस को जो ये फंडिंग करते हैं शायद उस चीज़ को बढ़ाए, उस चीज़ पर डिस्कशन हो, ठीक है। अब बात आ जाती है कि कोप है क्या, एनुअल ग्लोबल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है क्या। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है। इट इज़ अ एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर ऑफ UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC के अंडर में होने वाली एक मीटिंग है ये, जो सबसे पहले शुरू हुई थी 1992 में, इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। और ये बेसिस था क्लाइमेट नेगोशिएशंस के लिए, और UNFCCC के जो मेंबर्स होते हैं वो उन्हें पार्टीज कहते हैं, ठीक है। और ये सब इकट्ठा होते हैं इस चीज़ के लिए ताकि हम जो ग्रीन हाउस गैस का कॉन्सेंट्रेशंस हैं उसे हम रिड्यूस कर सकें, स्पेसिफिकली जो ह्यूमन से निकलने वाले जो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। और जब ये बना था तो उस समय 198, अभी करंटली जो है 198 पार्टीज़ है, 197 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है। UNFCCC जो है इसकी यूनिवर्सल मेंबरशिप भी है,
और इसके अलावा जो है ये हर साल मिलती है, याद रखिएगा 1995 से हर साल मिलती आ रही है, सिर्फ 2020 में नहीं हुआ क्योंकि कोविड पेंडेमिक की वजह से इसे मतलब इसे नहीं मीटिंग हो पाई थी, ठीक है। और वन ऑफ द मेन सिग्निफिकेंट अगर टास्क बात करें कोप का, तो रिव्यू द नेशनल कम्युनिकेशन एंड एमिशन इन्वेंशरीज है, ठीक है, याद रखिएगा ये लाइन, रिव्यू द नेशनल कम्युनिकेशन एंड एमिशन इन्वेंशरी करना ही इसका मेन मोटिव है। इसके अलावा इसके जो और सबमिटेड होते हैं, इसके मेंबर्स जो होते हैं वो सबमिट करते हैं अपने रिपोर्ट्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन। और कोप एक्सेस करता है इफेक्ट ऑफ द मेजर्स टेकन बाय द पार्टीज की अभी तक इन्होंने क्या क्या मेजर्स किए हैं अपने कन्वेंशंस के बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा बात करें व्हाट हैव द वेरियस कोप अचीव्ड सो फार, ऐसे कौन कौन से कोप हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, ठीक है। अब 1995 से हो रहा है तो सोचिए आप, है ना। तो सबसे पहला जो थर्ड कोप था ना, जो कि क्योटो में हुआ था 1997 में, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू बना। कैसे? क्योंकि यहीं से जो है क्योटो प्रोटोकॉल को एडॉप्ट किया गया था और ये इंटरनेशनल प्लेस्ड ऑब्लिगेशन थी जिसमें ये चीज़ कंफर्म करी गई कि जो रिच और इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो आगे आएंगी और ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को वो रिड्यूस करेंगे। और यहाँ पे मेनली इन्होंने बोला था 4.2 जो है रिडक्शन करना है 1990 से लेकर 2012 तक हमें, ठीक है। और यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल ऑल्दो जो है ये इतना ऐसा कुछ खास बहुत बड़ा एक रिजल्ट तो नहीं दे पाया। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो सबसे बड़ी बात पता है क्या, यूएसए ने इतना पावरफुल नेशन है और अभी तक इसने क्योटो प्रोटोकॉल को जो है साइन तो कर दिया लेकिन रेटिफाई नहीं किया, है ना। तो अब इसके अलावा अगर आप बात करोगे नेक्स्ट अगर कोई बहुत बड़ा एक मेजर आया है तो कोप 15 था जो कोपेनहेगन 2009 में हुआ था। और इन्होंने इसमें ये चीज़ डिसाइड करी थी कि जो है इस क्लाइमेट चेंज पे हम काम करेंगे, लेकिन ये ट्रीटी भी इसमें जो है फेल रही। इसके अलावा कोप 21 जो पेरिस 2015 में हुआ था, इसमें इन्होंने बोला इस एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट में, कि ये लीगली बाइंडिंग होगा, ठीक है। और इसमें क्या टारगेट करना है सारे मेंबर्स कंट्रीज़ को कि इन्हें जो अपने टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है, प्रेफरली बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है, ठीक है। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्लाइमेट एक्शन के नाम पे जो मेंशन है नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी लॉन्च किया था 2020 में जो समिट हुआ था, ठीक है। और याद रखिएगा ये लीगली बाइंडिंग था, ठीक है। तो यहाँ कंपलसरी हो जाता है मेंबर्स कंट्रीज़ के लिए। लेकिन उसके बाद अगर आप नेक्स्ट माइलस्टोन देखोगे तो कोप 26 ग्लासगो जो 2021 में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो मेन था वो था फेज डाउन का मेन मोटिव। फेज डाउन में मेन क्या था कि जितने भी फ्यूल्स हैं, स्पेसिफिकली जो कोल हैं, उन्हें हमें डाउन करना है, ठीक है। और ये यूएन का पहला ऐसा था जब यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट ने इसे स्पेसिफिकली कोल को मेंशन किया। एक्चुअली क्या है, देखिए 2021 से पहले जितने भी कोप के समिट्स थे ना, उसमें ऐसे बोलते थे हमें टेम्परेचर को लो करना है, हमें 2 डिग्री से कम करना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना है। लेकिन ये नहीं बोला जाता था कि क्या क्या चीज़ें रिड्यूस करनी है, व्हीकल कम करना है, कोल कम करना है, क्या करना है, बस ये बोलते थे ग्रीन हाउस कम करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्लियरली यूएन क्लाइमेट एग्रीमेंट में बोला गया है कि भैया कोल को कम करना पड़ेगा आपको। ये ग्लासगो 2021 में मेंशन हुआ। उसके बाद अभी लास्ट ईयर जो है कोप 21 दुबई में हुआ। लॉस एंड डैमेज फंड जो है ऑफिशियली लॉन्च हुआ है 2028 में, पिछले साल ही हुआ है। और इसका मेन मोटिव है कि फाइनेंशियल हेल्प करना है कंट्रीज़ को जो क्लाइमेट डिजास्टर्स की वजह से स्ट्रक हो जाते हैं। अब सोचिए, देखिए यूएस है, यूरोप है, जर्मन है, जापान है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो डेवलप कर चुकी हैं खुद को। तो इन्होंने अपने जो पूरा ग्लोब है इनके रिसोर्सेज को यूज़ किया, है ना। अब आइस मेल्ट हो रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो इनका खामियाजा भुगत रहे हैं। उन्हें जो है जो फ्लड है वो फेस करना पड़ रहा है, उन्हें ड्रॉट फेस करना पड़ रहा है, उनके जो आइलैंड्स हैं वो डूब जा रहे हैं, जबकि उन्होंने अपना बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं किया। लेकिन जो कंट्री कर चुकी है वो तो यहाँ पे जिम्मेदार है ना। तो उसी चीज़ के लिए यहाँ पे इस फंड का जो है, यहाँ पे इस फंड का नाम है आपका लॉस एंड डैमेज फंड, ऑफिशियली लॉन्च 2018 ये जो 21 में हुआ था, सॉरी लास्ट ईयर 2023 में, ठीक है, उसमें इसको लॉन्च किया गया। लेकिन इसमें फिर भी जो अगर हम बात करें तो कुछ इसमें क्रिटिसिज्म भी होता है कि यहाँ पे जो डिग्री है सेल्सियस टारगेट है वो बहुत कम है ना। और अभी देखिए धीरे धीरे इसका ऐसा होगा कि आने वाले 2030 तक इसको बहुत एटलीस्ट 43% तक बढ़ जाएगा कि इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना है आपको कि आपको बहुत स्ट्रिक्टली एक्शंस उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो बताया जा रहा है और बहुत सारे नेशंस इसको रेटिफाई नहीं करते, सिग्नेचर कर लेते हैं, दैट मीन्स हाँ एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम करेंगे, लेकिन रेटिफाई यानी इसके लिए जो है
इनिशिएटिव जो उठाना होता है, जो फंड करना होता है, जो टेक्नोलॉजी लेनी होती है, वो उस पर काम नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो प्रॉमिस किया था इन्होंने कि हम जो 2009 में इन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2020 तक जो है हम हर साल जो डेवलपिंग नेशंस हैं उन्हें हर साल हम 100 बिलियन देंगे, वो चीज़ अभी तक सिर्फ अचीव ही नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ 2022 ऐसा ईयर था जिसमें सारे कंट्री ने मिलकर 100 बिलियन दिया था, ठीक है। और जबकि सोचिए 2009 में डिसाइडेड अमाउंट है और आज से 2024 से कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है, तो ये तो बहुत छोटा अमाउंट हो गया ना, ठीक है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है जो कोप को फेस करना पड़ रहा है। और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2019 का जो ये अब मीटिंग होने वाला है, ये एक नए तरीके से बात करे, एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिटी गोल जो है इस पे ध्यान दिया जाए, ताकि हर साल 2025 से हर साल लोग यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस करें। और अब जो अमाउंट डिसाइड किया गया है वो है 100 बिलियन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो अब देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट ओवरऑल क्या आता है, बाकी पता चल जाएगा 22 तारीख के बाद से। तो ओवरऑल ये आर्टिकल था। थैंक यू।